हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और केस स्टडी सीरीज़ का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? केस स्टडी सीरीज़ की हमने 5 क्लासेस ऑलरेडी कवर कर ली हैं, तो आपको कैसा लग रहा है भाई केस स्टडी सॉल्व करके? समझ में आ रहा है अप्रोच या नहीं आ रहा है, या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? सो प्लीज़ हमें ज़रूर कन्वे कीजिए आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि हम उसे अपनी नेक्स्ट क्लास में आपके लिए जो आपके डाउट्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। आज भी हम आए हैं एक धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ, जिसमें केस स्टडीज़ मिलेंगी आपको काफ़ी सारी चैप्टर 2 से रिलेटेड, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए फिर एक पॉजिटिव सी वाइब के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये आ गया है आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 8 केस स्टडी का। ठीक है, हम क्या करेंगे, केस को रीड करने से पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे पहले। आइडेंटिफाई दी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल वॉयलेटेड इन दी एबव केस। भैया ये केस है, इसमें 3 प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें फ्यूल के 3 प्रिंसिपल्स इसमें छुपे हुए हैं जो आपको पता करने हैं। लेकिन उन 3 प्रिंसिपल्स को यहाँ फॉलो नहीं किया गया है, यहाँ क्या किया गया, उसका उल्लंघन किया गया है, वॉयलेटेड किया गया है। तो हम क्या करेंगे, हमें किस पर फोकस करना है, फ्यूल के 3 प्रिंसिपल्स पर। अब ये जानने हैं कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल हैं जिनको यहाँ फॉलो नहीं किया गया है। तो चलिए भाई, अब हम क्या करेंगे, इसको पढ़ने के बाद, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद केस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बट पार्ट्स में डिवाइड कर कर। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बतकव एंटरप्राइजेज इज फेसिंग ह्यूज लॉसेस। भाई ये क्या, ऐसा बतकव एंटरप्राइज है जो काफ़ी उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, अब आगे, जो ये कंपनी का ओनर है वो MBA पास आउट है, जो ओनर है वो उसने MBA किया हुआ है। ठीक है, इवन देन उसके बावजूद भी कहीं ऐसी चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो हो रही हैं, जो ये इंडिकेट कर रही हैं कि लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट कंपनी में कहीं ना कहीं है। तो एक चीज़ तो हमें ये नज़र आ रही है कि यहाँ लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट है, ये हाईलाइट कर लेंगे। अभी बाकी सब में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि भाई ठीक है लॉस हो रहा है और वो MBA पास आउट है, और जो चीज़ उन्हें नज़र आ रही है वो है लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट, जो हमने हाईलाइट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज़ नो स्पेसिफिक शेयरिंग ऑफ वर्क एंड एनी टाइम एनी एम्प्लॉय इज़ आस्क्ड टू डू एनीथिंग। मतलब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बोला कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, और प्रॉपर मैनेजमेंट को उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई भी वर्क की कोई शेयरिंग नहीं है, नो शेयरिंग ऑफ वर्क, कि कोई काम बांटा नहीं गया है। किसी भी टाइम पर किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी काम दे दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है जिसमें आपको काम बताया गया हो और काम को बांटा भी गया हो। किसी भी एम्प्लॉय जो उस टाइम पर प्रेजेंट होता है उसको बोल दिया जाता है कि भाई ये काम आप कर दीजिए। तो ये ऐसा है, इसलिए मतलब इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट प्रॉपर है ही नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। काम को शेयर ना करने की वजह से क्या हुआ है, कहीं सारा वेस्टेज हो रहा है एफर्ट्स का। मतलब जो इंसान एक वेस्टेज हो रहा है कि एफर्ट्स अपने प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रहे हैं ड्यू टू नेग्लिजेंस। मतलब इतनी चीज़ों को इग्नोर करने का कि प्रॉपर वर्क शेयरिंग नहीं है। मतलब एक तरीके से यहाँ एक चीज़ पता चल रही है, पहली चीज़ लॉस हो रहा है। लॉस होने के कारण है कि यहाँ प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। अब प्रॉपर मैनेजमेंट को उन्होंने एक्सप्रेस किया है इस टर्म्स में कि पहली चीज़ कि वर्क को शेयर नहीं किया है, सेकंड चीज़ मतलब किसी को कोई भी काम दे दिया जा रहा है, और यहाँ भी यही बोला कि प्रॉपर वर्क शेयरिंग नहीं है। इसी वजह से क्या हो रहा है, कोई भी स्पेशलाइजेशन जनरेट नहीं हो पा रहा है। जैसे अगर आप ABC 3 लोग हैं, अगर आप ABC इन 3 एम्प्लॉयज़ में अपना काम डिवाइड कर दें, तो जो A को काम असाइन किया जाएगा वो उस काम को करेगा। तो भाई जब वो उस काम को करता रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए, तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, ABC को यही नहीं पता कि क्या काम उन्हें करना है क्या नहीं करना है। जो भी उस टाइम पर अवेलेबल होता है उसे वो काम असाइन कर दिया जाता है। तो स्पेशलाइजेशन तो क्रिएट हो नहीं पा रही है, तो ना स्पेशलाइजेशन हो रही, ना काम को शेयर किया जा रहा। तो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि काम की कोई भी शेयरिंग नहीं है। पहली चीज़ शेयरिंग ऑफ वर्क नहीं है। अब ये हाईलाइट हो गई लाइन। अब उसका की पॉइंट क्या नज़र आ रहा है आपको, जब काम को शेयर नहीं किया जा रहा है ऑन दी बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ किस चीज़ का लैक है, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है फ्यूल का जो यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। सोचो, जहाँ काम को डिवाइड नहीं किया गया, और सेकंड चीज़ स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर काम डिवाइड नहीं है। काम डिवाइड भी नहीं हो, स्पेशलाइजेशन, इन दोनों को मिलकर बनता है डिवीज़न ऑफ वर्क बच्चों, जिसमें हम क्या करते हैं, काम को किसी वर्कर की स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल जो यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, दैट इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क। ठीक है, अब नीचे चलते हैं।
देयर आर नो क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट। यहाँ तक हो गई बात। अब देखते हैं आगे इससे क्या रिलेट कर रहा है। कोई भी क्लियर और फेयर एग्रीमेंट नहीं है वर्कर के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। इसी की वजह से लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वर्कर में हो रही है। ठीक है भाई, वर्कर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। मैनेजमेंट हैज़ क्वाइट ऑफन बीन फाउंड टू बी इग्नोरेंट। और जो मैनेजमेंट ये देखा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंट है, वो कोई भी प्रॉमिस जो उसके द्वारा किया रहा है उसे फुलफिल नहीं कर रहा है। और कोई भी देयर आर नो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन जो बाइंड कर सकते हैं एक वर्कर के कंडक्ट या बिहेवियर को। पहली चीज़ ये, यहाँ तक हमने जो चीज़ पढ़ी वो आगे नहीं आई है। तो भाई यहाँ इसका प्रिंसिपल का तो काम हो गया कि डिवीज़न ऑफ वर्क। अब सेकंड प्रिंसिपल हम देखते हैं सेकंड पैरा में। तो यहाँ में ये पता चल रहा है कि ये बोल रहे हैं पहली चीज़ कि कोई भी क्लियर और फेयर एग्रीमेंट नहीं है। मतलब जहाँ ये तय हुआ हो कि क्या आपकी वर्किंग कंडीशंस रहेंगी, क्या आपको सैलरी प्रोवाइड करेंगे, ऐसा कुछ भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। सेकेंड चीज़, जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल ही इग्नोरेंट है, वो कोई भी प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर रहा है। जो भी उसने वर्कर से किए उन वर्कर का एक भी उसने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। ठीक है। थर्ड ये है कि भाई कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स या रेगुलेशन नहीं है जो एक वर्कर के बिहेवियर को वाइंड कर सकें कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसका मतलब किस चीज़ की कमी है? ना आप प्रॉपर कोई सिस्टम है, ना आप कोई एग्रीमेंट बना रहे हैं, ना कोई रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं जिससे एम्प्लॉय को वाइंड किया जा सके। इसका मतलब ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसका यहाँ लैक है? तो यहाँ कमी है डिसिप्लिन की। किसकी कमी है? डिसिप्लिन की। तो यहाँ कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है? डिसिप्लिन। अब ये आपको सेकंड प्रिंसिपल भी पता चल गया। अब चलते हैं भाई थर्ड पैरा पर। डिपार्टमेंटल हेड हु आर दी मिडिल लेवल मैनेजर। ठीक है भाई, डिपार्टमेंटल हेड तो मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं, वो होल्ड करते हैं की पोजीशन ऑलवेज फेवर दियर रिलेटिव। इसमें ये बोला गया कि कंपनी में डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, ठीक है, वो मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं, ये आपको क्लियर है। लेकिन उन्होंने ये बोला कि जो मिडिल लेवल मैनेजर क्या कर रहे हैं, जो भी पोजीशंस आ रही हैं वो हमेशा अपने रिलेटिव को दे रहे हैं। भाई पहली चीज़ तो ये निकल के है कि भाई अपने रिलेटिव को फेवर कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, दे क्वाइट ऑफन डोंट टर्न अप फॉर जॉब ऑन टाइम। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर स्पेशल रिलैक्सेशन फ्रॉम दी टॉप मैनेजमेंट। वो कोई भी काम भाई समय पर नहीं कर रहे हैं, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, हमेशा यही सोचते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं से रिलैक्सेशन मिल जाए टॉप मैनेजमेंट से, जो उनके बॉस हैं उनसे रिलैक्सेशन मिल जाए और मुझे कोई काम करना नहीं पड़े। और दूसरी चीज़, अगर मुझे कोई चीज़ पता चलेगी तो मैं अपने रिलेटिव को फेवर करूँगा, ये पता चला। और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ है, रिसेंट में निराशा आ गई है एम्प्लॉयज़ के बीच में जो उनके अंडर में काम करते हैं। हु आर ऑल्सो डिमांडिंग स्पेशल फेवर, क्योंकि वो भी डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारा हेड जो अपने रिलेटिव को फेवर कर रहा है और जो हमेशा टॉप मैनेजमेंट से रिलैक्सेशन चाहता है, उसके अंडर में जो हम काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, हमें भी थोड़ा बहुत स्पेशल फेवर चाहिए जो हमें नहीं मिल रहा है। हमारी कोई भी डिमांड फुलफ़िल नहीं की जा रही है। और क्या कर रहे हैं, इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक करने की धमकी दे रहे हैं कि अगर हमें स्पेशल फेवर नहीं किया गया तो हम क्या करेंगे, हड़ताल पर चले जाएंगे। तो आपने इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ नोटिस की कि भाई चाहे वर्कर हो, लोअर लेवल पे काम करने वाला है, चाहे मिडिल लेवल पर है, सब क्या कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। जस्ट ये सोच रहे हैं कि मेरी डिमांड क्यों नहीं फुलफिल हुई, मुझे रिलैक्सेशन क्यों नहीं मिला, मेरे को अगर कोई चीज़ बेनिफिट हुआ तो अपने पर्सनल रिलेटिव को दे दो। तो भाई इन सारी चीज़ों में आप सिर्फ अब इंडिविजुअली सोच रहे हैं, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर नहीं चल रहे हैं। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है यहाँ इसका वायलेशन हो रहा है? वो प्रिंसिपल है आपका बच्चों, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब अपने हित से हटकर सामान्य हित की तरफ जाना, ये जो यहाँ बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ आप किस पर फोकस करें कि भाई मेरा अपना फ़ायदा हो जाए। तो यहाँ जो प्रिंसिपल जो फॉलो नहीं हो रहा है, देखिए भाई, फर्स्ट वन डिवीज़न ऑफ वर्क, जहाँ आपने वर्क को शेयर नहीं किया। सेकेंड, डिसिप्लिन की कमी थी। और थर्ड है सबऑर्डिनेशन नहीं हुआ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो ये था बच्चों 3 प्रिंसिपल फ्यूल के जो इस केस स्टडी में फॉलो नहीं किए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी आपको क्या बताना है कि ऐसे कौन सा प्रिंसिपल है फ्यूल का जो यहाँ वॉयलेट किया गया है। वॉयलेटेड मतलब उल्लंघन जिसका किया गया है।
रमेश इज द ओनर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, रमेश है जो एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता है, उसका ओनर है, ओके। द साइज ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंक्रीज ड्यूरिंग द रिसेंट पास, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन का साइज है वो पहले से काफ़ी बढ़ गया है, मतलब उसने और तरक्की कर ली है। देयर आर मैनी एम्प्लॉयज़ हु वर्क इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, भाई कई सारे एम्प्लॉयज़ उसके ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं, ओके, इसका मतलब काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडर गुड, ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अच्छा है, बढ़िया चल रहा है, और लॉट ऑफ रेपुटेशन भी अर्न कर रहा है। इसका मतलब भाई जब आपने ग्रोथ कर ली और एम्प्लॉयज़ भी बढ़ा लिए और आपकी रेपुटेशन भी अच्छी है, इसका मतलब अभी तक तो यही पता चल रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही व्हेन इट कम्स टू मेकिंग की डिसीजन, लेकिन जैसे ही बात आती है डिसीजन लेने की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या होता है, वो कभी भी कंसीडर नहीं करता है ओपिनियन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट, मतलब नेवर कंसीडर द ओपिनियन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। जैसे ही कोई बात आई कि भाई ठीक है एम्प्लॉय हम हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही कोई डिसीजन लेना हो वो उनके ओपिनियन कंसीडर ही नहीं करता, उनसे सजेशन नहीं लेता, उनसे कोई इनिशिएटिव एक्सेप्ट नहीं करता। भाई इसमें क्या है, इवन तो लेकिन उसके बावजूद भी जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ है वो बढ़ रहा है और वो हमेशा कोशिश कर रहा है कि वो डिसीजंस ले ऑन हिज ओन, मतलब वो एक बंदा जो प्रिंटिंग प्रेस का ओनर है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, उसके ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी बहुत आई है, एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी सारे बढ़ गए हैं, लेकिन उसके साथ ये चीज़ है वो ये सोचता है कि डिसीज़न मैं खुद ही लूँगा और बाकी सबके ओपिनियन कंसीडर नहीं करूँगा। तो यहाँ आप बताइए, जब आप डिसीज़न सिर्फ एक ही बंदा ले रहा है, बाकी जस्ट उसको फॉलो कर रहे हैं, उनका कोई सजेशन नहीं लिया जा रहा है, तो इस केस में ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है फ्यूल का जिसका यहाँ वायलेशन हुआ है? सोचो, ऐसा कहाँ होता था जहाँ एक ही पर्सन पे सारी अथॉरिटी होती थी डिसीजन लेने की? वो है आपका सेंट्रलाइजेशन। और अगर हम यहाँ बोलेंगे कि कौन सा प्रिंसिपल जो ये फॉलो नहीं हो रहा है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि बच्चों हेनरी फ्योल ने ये बोला कि आप प्रॉपर कंप्लीटली ना तो सेंट्रलाइज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ना प्रॉपर डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है आप एम्प्लॉयज़ पर सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, और ऐसा भी नहीं है कि आप खुद ही सारे डिसीजन लीजिए, बाकी सबको कंसीडर मत कीजिए। तो इन दोनों का एक बैलेंस लेकर आइए, जो कि हेनरी फ्योल के द्वारा एक प्रिंसिपल प्रोपाउंड किया गया। और यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ उसी का लेके आंसर ये रहा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि इन्होंने ये बोला था कि बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में। हर किसी को प्रॉपर ना तो पूरा अधिकार दो और ना ही एम्प्लॉयज़ को दो, सब में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करो, ठीक है, इसका वॉयलेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर, पढ़ते हैं भाई इसका क्वेश्चन क्या है। विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल, यहाँ भी फ्यूल की प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं जो यहाँ वायलेटेड हो रहा है। भैया फॉलो तो कोई पूछ ही नहीं रहा, मतलब इससे ये पता चलता है कि रूल्स और रेगुलेशन तो बने ही तोड़ने के लिए। मोहन वर्क ऑन दी फ्लोर ऑफ मॉल, मोहन एक मैनेजर की जगह काम कर रहा है एक मॉल में, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग बट इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन, वो एक मैनेजर है पहली बात। दूसरी चीज़ वो बहुत हार्ड वर्किंग है बट वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया। उसका जो टारगेट था लास्ट महीने का वो था 10 लाख की सेल का, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ। बट एंड ऑफ द मंथ जो सेल कितनी रही, 8 लाख। इसका मतलब वही बात निकल कर आ गई जो उन्होंने बोला कि मैनेजर भी है और हार्ड वर्किंग भी है, लेकिन उसके टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, उसने लास्ट मंथ सेट किया था 10 लाख का टारगेट, जो कि सिर्फ 8 लाख का टारगेट आपने अचीव किया है, ठीक है। ही इज़ वेरी रेगुलर है भाई, अपनी साइड से वो कोई कमी नहीं छोड़ रहा, जो यहाँ पता चल रहा है, और सारे नेसेसरी स्टेप भी ले रहा है कि वो टारगेट को कंप्लीट कर सके, ठीक है। फिर हमें ये जानना है भाई दिक्कत कहाँ आ रही है टारगेट अचीव करने में। हाउएवर हिज स्टाफ इज़ नॉट एज कॉम्पोनेंट, निकल कर आ गई दिक्कत। वो सारी चीज़ें सही कर रहा है, एफर्ट्स दे रहा है, टारगेट सेट कर रहा है, लेकिन फिर भी टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो स्टाफ है वो कॉम्पोनेंट नहीं है जितना वो है। और जब वो ट्राई भी करता है ना कि चलो कुछ एक्शन लूँ, कुछ नई चीज़ों ने सिखा सकूँ, जो डिसओबीडेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो उसकी चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट डज नॉट अलाउ हिम टू डू सो, दे हैव नॉट गिवन इन द पावर। इसका मतलब ये है
वो ये कह रहा है मैं एज अ मैनेजर वर्क कर रहा हूँ, मैं हार्ड वर्किंग भी हूँ, रेगुलर भी हूँ, टैलेंटेड भी हूँ, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो टारगेट सेट करता हूँ वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं। क्या रीज़न है? तो भाई रीज़न ये निकल के आया कि भाई स्टाफ कॉम्पिटेंट नहीं है जितना कि वो खुद में है। अब उसको कॉम्पिटेंट करने के लिए या तो वो ट्रेनिंग दे, डेवलपमेंट करे, तो ऐसा कुछ करने की कोशिश भी करता है, तो क्या होता है उसके जो टॉप मैनेजमेंट है वो ऐसा करने नहीं देते, वो उसको मना कर देते हैं कि तुम्हें अलाउ नहीं है ये सारी चीज़ें, और ना ही उसे कोई पावर देते हैं कि आप उन एम्प्लॉयज़ को चलो एक काम करो निकाल दो। तो ऐसा कुछ नहीं करने दे रहे, कोई एक्शन नहीं लेने दे रहे, उन्हें सिखाने भी नहीं दे रहे हैं, और ना ही उन्हें पावर दे रहे हैं कि उन्हें फायर कर सके। तो भाई तीनों चीज़ों में एक तरीके से काम वो करे बंदा, लेकिन पावर आप अपने पास रख रहे हैं। तो इसमें ऐसा कौन सा नियम है, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो आपका फॉलो नहीं हो रहा है? सोचिए। जहाँ पावर नहीं दी जा रही है किसी भी काम को करने की, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, टारगेट्स आपको कंप्लीट करने हैं, लेकिन टॉप मैनेजमेंट कह रहा है कि पावर आपको नहीं मिलेगी, तो इसमें किस चीज़ की कमी है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहा जाता है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर आप किसी को जिम्मेदारी दे रहे हैं किसी काम को करने की, तो उस काम को करने में जो पावर चाहिए होती है वो भी आप उसे असाइन कीजिए। बट इसमें क्या कर रहा है, टॉप मैनेजमेंट टारगेट तो उसे दे रहा है, लेकिन उस टारगेट को अचीव करने में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको रिड्यूस करने में अगर वो कुछ एक्शन ले रहा है तो उस एक्शन करने के लिए उसे मना कर रहा है। इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी पूरी है लेकिन अथॉरिटी नहीं है। तो यहाँ जो प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी इज नॉट मैचिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। है कितना ईजी, बस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है बच्चों, आप भी कर लोगे, बहुत इजी है। बस आप चीज़ों को अगर इतना बड़ा क्वेश्चन देकर घबरा रहे हो ना तो ऐसे मत करो, उसे पार्ट में डिवाइड कर लो कि मतलब 3 लाइन है, 4 लाइन है या एक पैरा है, इस तरीके से डिवाइड कर लो, बहुत ईजी हो जाएंगी चीज़ें। चलो अब ये पढ़ते हैं। यहाँ भी भाई यही पूछ रहा है कि भाई फ्यूल का ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो यहाँ फॉलो नहीं हुआ है। चलो सेम क्वेश्चन, अब ये पढ़ते हैं कि केस स्टडी क्या कहती है। इनलाइटेंड सोल प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ ट्यूबलाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है भैया, ये एक ट्यूबलाइट बनाने वाली कंपनी है। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ईयर, इस साल की शुरुआत होने से पहले उन्होंने प्रॉमिस किया था अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो क्या करेंगे, बोनस देंगे अगर आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करोगे तो। ये उन्होंने अपनी स्कीम रखी। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड, ये भी डिसाइड हुआ था कि जो एक्स्ट्रा टाइम देगा अगर कंपनी में तो उसे एक्स्ट्रा पेमेंट भी की जाएगी। इसका मतलब अगर आपने 8 घंटे का टाइम है, अगर आप 10 घंटे दोगे तो आपने जो एक्स्ट्रा टाइम दिया उसके लिए भी आपको पेमेंट करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा बोनस भी देंगे। ठीक है, तो यहाँ बात अभी किसकी चल रही है, मनी की। ये तो समझ में आ गई और तो कोई दूसरी बात नहीं हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट पैरा पर। हाउएवर जो पीपल इन दी HR डिपार्टमेंट हु वर्क वेरी हार्ड, लेकिन HR डिपार्टमेंट में जो लोग थे जिन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने बाद में कंप्लेन भी की कि उनको कंपनसेट नहीं किया गया एक्स्ट्रा नंबर ऑफ आवर्स के लिए। उन्होंने ये बोला जो कि आपने प्रॉमिस किया था कि अगर हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स देंगे तो आप हमें एक्स्ट्रा मनी भी देंगे, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए तो HR डिपार्टमेंट वाले लोगों ने बोला कि उन्होंने तो हमारे एक्स्ट्रा टाइम के, जो हमने एक्स्ट्रा टाइम दिया है उसके पैसे दिए ही नहीं है। इसका मतलब ऐसा कौन सा नियम है जो आप यहाँ फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो हेनरी फ्यूल ने दिया लेकिन आपने फॉलो नहीं किया। सोचो, यहाँ बात सिर्फ बच्चों पैसे की है, जो प्रॉमिस किया गया लेकिन उसको दिया नहीं गया। एम्प्लॉयज़ ने अपने एफर्ट्स दिए लेकिन इन कंसिडरेशन ऑफ इट आपने उसको पेमेंट नहीं किया। इसका मतलब बात है मनी, पेमेंट, और अगर एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर रहे हैं तो किसके टर्म्स में देते हैं, सैलरी के टर्म्स में। तो इसका मतलब यहाँ क्या चीज़ फॉलो नहीं हो रही है, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब वेजेस, सैलरी, जो आप उन्हें पैसा देते हैं उसका नियम आपने फॉलो नहीं किया कि आपको फेयरली वेजेस प्रोवाइड करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़, जो आपने बिल्कुल भी नहीं किया। चीज़ों को समझा करो भाई, मनी की बात हो रही है तो मनी मतलब सैलरी या वेजेस एम्प्लॉयज़ को उसी टर्म से मिलते हैं, तो इसका मतलब कौन सा नियम है, रेम्यूनरेशन। अब देखो भाई 12th, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल। ऐसा प्रिंसिपल फ्यूल का पता करो जो अभी तक फॉलो नहीं किया गया है MD के द्वारा इन दी एबव केस। इस केस में एक MD होगा जो फ्यूल का एक प्रिंसिपल है जो फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमें ये पता करने की कोशिश करनी है। तो चलो पढ़ते हैं। रोहन एंड अमित आर वर्किंग इन दी परचेज डिपार्टमेंट। ओके, 2 लोग हैं जो कि परचेज डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है, ऐसे हाईलाइट करते जाइएगा, एग्जाम में भी सॉल्व करो बच्चों तो एक पेंसिल से या कुछ भी चीज़ लेकर आप ऐसे हाईलाइट करते जाओ कि क्या चीज़ नहीं आई इसमें। ये आगे बढ़ो। रोहन इज़ अ ब्रदर इन लॉ, मतलब जो मैनेजिंग डायरेक्टर की यहाँ बात हो रही थी तो रोहन क्या है उसका, ये हाईलाइट कर लो।
ब्रदर इन लॉ है भाई एमडी का। ओके, अब देखते हैं इससे क्या रिलेट करता है। अमित है, उसको लेके रिक्रूट किया गया है बाहर से, उसे भर्ती किया गया है एक्सटर्नल सोर्स से, वो कुछ नहीं है एमडी का। मतलब एमडी के द्वारा ही तो बताना है कि कौन सा नियम, कौन सा सिद्धांत फॉलो नहीं हो रहा है। और वही इसमें बता रहे हैं कि रोहन तो ब्रदर इन लॉ है और जो अमित अपॉइंट किया गया है वो बाहर से अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दे बोथ हैव बीन परफॉर्मिंग बिलो एवरेज फॉर दी लास्ट कपल ऑफ मंथ। मतलब लास्ट 2 महीने से ये देखा गया है कि दोनों को ही एक साथ रखा गया, उसमें से एक उनका साला था और दूसरा कोई बाहर का व्यक्ति था, लेकिन दोनों ही क्या कर रहे हैं, बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, क्या किया एमडी ने। मैनी पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन टॉक अबाउट दियर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहीं सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि भाई इनको काम आता नहीं है, ये जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। जब मैनेजिंग डायरेक्टर ने इन सारी चीज़ों के बारे में सुना और जब उसे पता चला कि दोनों ही बिलो एवरेज काम कर रहे हैं, तो आप बताइए, जब एज अ एमडी 2 लोगों को अपॉइंट करते हैं, उसमें से एक आपका साला है या रिलेटिव है और दूसरा एक नॉर्मल स्ट्रेंजर है। अब दोनों को रिक्रूट किया और दोनों को 2 महीने देखा कि कैसा काम कर रहे हैं और दोनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं है, और जो आसपास के आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इस बारे में शिकायत कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि भाई अच्छा नहीं है। तब ये सारी बातें सुनने के बाद आप क्या करोगे? आप या तो दोनों को इक्वली ट्रीटमेंट दोगे ना, या तो दोनों को हटा दोगे या दोनों को ट्रेन करोगे। तो अब इसमें क्या किया गया भाई, क्या करेगा मैनेजिंग डायरेक्टर? लेकिन जब मैनेजिंग डायरेक्टर को पता चला इन सब चीज़ों के बारे में, तो उसने क्या किया, इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया अमित को, बट डिड नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट रोहन। इसका मतलब भाई आपने जब रोहन और अमित दोनों को साथ में अपॉइंट किया और दोनों ही अच्छा काम नहीं करें तो आप दोनों को हटाइए। लेकिन आपने क्या किया, अमित को तो हटा दिया क्योंकि वो बाहर वाला है, लेकिन आपने अपने जो आपका ब्रदर इन लॉ था उसको सस्पेंड नहीं किया, ना ही कोई एक्शन लिया। इससे ये आपकी क्या चीज़ दिखाता है, पार्शियलिटी, कि आप भेदभाव कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो है इक्विटी, मतलब समानता, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना, ये आप इसमें फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों ये थे आज के लिए आपके केस स्टडी के क्वेश्चन जो कि चैप्टर 2 से थे। अब आपका एक और सेशन है जिसमें हम केस स्टडी के क्वेश्चन लेकर आएंगे चैप्टर 2 से रिलेटेड। उसके बाद आपका 3rd चैप्टर जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट, उससे रिलेटेड केस स्टडी को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। हम अपने पूरे एफर्ट्स दे रहे हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ सकें, आपको समझा पाएँ, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ, और स्कोर करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएँ। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही हंसते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। चलिए फिर, और हमारे चैनल पर आना ना भूलिए, वेयर लर्निंग नेवर स्टॉप। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, बस एक सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस करना है और सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो और बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं, थैंक यू।